हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज चलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों ये पार्ट जो होगा 2-3 पार्ट में होगा। आज जो हम चलेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे क्या है डी ब्लॉक के तत्व, जिनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे किसे कहते हैं संक्रमण तत्व, या संक्रमण तत्व है क्या, इसकी डिटेल जानकारी हम लेके चलेंगे। इसके अलावा हम यहां जानने का ये प्रयास करेंगे कि संक्रमण तत्व से ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में हमेशा आता है। ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि लगभग हर परीक्षाओं में क्या होता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि 5 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग, वो चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल का एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, ऑल इंडिया का हो, इनमें क्या होता है, इन 5 प्रश्नों से कोई न कोई प्रश्न क्या है अवश्य आता है और ये हर साल आता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या है, संक्रमण तत्व की डिटेल जानकारी लेंगे, फिर चलेंगे हम कौन से ऐसे 5 प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसे कहते हैं संक्रमण तत्व, या क्या है डी ब्लॉक के तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो आवर्त सारणी को अगर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी दिखाई देगी। हमको मालूम है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुल कितने क्या है, 18 वर्ग है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर कहां तक, 18वें वर्ग तक। हमको मालूम है कि ये 2 वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कैसा है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। और इधर वर्ग 13 से लेकर के जो वर्ग 18 तक के तत्व कैसे हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। यानी इधर एस ब्लॉक वाले तत्व, इधर कैसा, पी ब्लॉक वाले तत्व। अब जरा अनुभव करिए कि हम वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक कुल 10 वर्ग मिलेंगे। याद रखिएगा, इन्हीं 10 वर्गों को कहते हैं हम क्या कैसा, डी ब्लॉक के तत्व, या इसी को कहते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। कुल 10 वर्ग मिलेगा, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 से लेकर कहां तक, वर्ग 12 तक। ये बात अलग है कि इसका नामांकन कैसा किया गया है, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और 8th में कितने हैं, 3 वर्ग होंगे। 8, 9, 10 जो है ये 8th वर्ग में है। इधर कैसा है, 1st बी और कैसा, 2nd बी। तो ये जो कुल 10 वर्ग दिख रहे होंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 10 वर्ग। और आवर्त देखेंगे तो 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 और 4 आवर्त। ठीक है, 4 आवर्त और 10 वर्ग, ये जो बीच के तत्व दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, यही तत्व कहलाते हैं क्या, संक्रमण तत्व, या कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इधर कैसे है, एस ब्लॉक के तत्व, इधर कैसे पी ब्लॉक के तत्व, ये हो गया डी ब्लॉक के तत्व। और हमको मालूम है कि आवर्त सारणी के अगर नीचे जाएंगे तो ये कहलाते हैं कैसा, एफ ब्लॉक के तत्व। हमको इस पार्ट के अंतर्गत इन्हीं डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में क्या करना है, डिटेल जानकारी लेना है। तो पहले हम चलते हैं कहां पे, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाते हैं। तो हमको मालूम है कि जो ब्लॉक का निर्धारण हुआ है किस पर निर्भर हुआ है, अगर हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, एस कक्षक में जाता है। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी कक्षक में जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाता है उसके आधार पे नाम पड़ा है क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिख रहे हैं ना, वर्ग 13 से लेकर कितना, वर्ग 12 तक, इन 10 वर्गों के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां, डी कक्षक में जाते हैं। इसीलिए कहलाते हैं कैसे, डी ब्लॉक के तत्व। अब दोस्तों समझना होगा कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इनका संक्रमण तत्व कहने का। ठीक है, तो जरा समझे। पहली चीज हो रहा था कि डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाते हैं, तो जरा हम एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा। जरा देखिए इनका इलेक्ट्रॉन में समझते हैं। देखिए अगर हम चले ना तो देखिए डी ब्लॉक का पहला तत्व मिलेगा कैसा, स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 21 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मिलता है कैसा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कैसा, 4s2,
और 3d क्या मिलेगा 1। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां चला 3d में चला। ठीक है, इसका बाहरी कोष क्या है 4s है, इसका बाहरी कोष क्या है 4s है, और ये पिछला कोष है। अगर यहां देखें, अनुभव करिए, अगर 4s के लिए देखें तो यह n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 होगा, और अगर 3d को देखें तो 3d के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे तो कितना होगा n का वैल्यू 3 होगा। यानी d का वैल्यू जो होता है 4s से क्या होता है 1 कम होता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है यहाँ पे d कक्षक में। ये पहले वर्ग का d ब्लॉक का है, दूसरे वर्ग में क्या होगा D2 होगा, तीसरे वर्ग में क्या होगा D3 होगा, ऐसा क्या होगा D10 तक होगा। तो यहाँ क्या है ना 4s में कहीं पे 1 भी होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है, और D में क्या होगा 1 से क्या होगा 10 तक होगा। इसीलिए कहते ध्यान रखिएगा कि D पिछला कोष का है, तो कहते हैं कि जो D ब्लॉक के तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है NH2 n-1 D कैसा 1 to 10। वैसे देखा जाए तो जो NS का होगा ना, इसका वैल्यू भी क्या होता है बदलता है अभी इसके हिसाब से। ठीक है, अगर NS का वैल्यू देखें तो कुछ ऐसा होगा, अगर देखें तो बीच में क्या है कुछ परिवर्तन होता है विशेष, कह सकते हैं बाउ नियम का जब अपवाद चलते हैं तो NS कैसा मिल सकता है आपको 0 से 2, और कैसा मिल सकता है n-1 D कितना मिलेगा 1 to 10 मिलेगा। तो ये कह सकते हैं ये मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लेके चलेंगे। इसमें क्या है NH2 जरूर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या होगा मेन कभी कभी क्या देखेंगे, कुछ में क्या दिखेगा आपको 0 भी दिखाई देगा NS, और कैसा जैसे आप देखेंगे ना पैलेडियम 46 का, तो इसमें क्या मिलेगा ध्यान रखिएगा, इसमें मिलेगा 5s0 और 4d कितना मिलता है यहाँ पे तो 10 मिलता है। केवल यही एकलौता मिलेगा जिसमें 5s0 होगा, इसीलिए क्या होता है NS 0 से 2 मिलता है। दोस्तों कुछ किताबों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, इसमें क्या होगा यहां जो होगी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा n-1 लिखा होगा, और D कैसा n-1 D कितना 1 to 10 लिखा होगा, और NS का जो वैल्यू होगा ध्यान रखिएगा वो NS का वैल्यू कितना दिया होगा 1 से 2 दिया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप कह सकते हैं देखा जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कह सकते हैं देखा जा सकता है। ठीक है, केवल क्या है ना एक तत्व तो पैलेडियम 46 में क्या होता है पाया जाता है, इसलिए इसको 0 लेके चलते हैं। तो कुछ किताबों में क्या होता है NS 0 से 2 भी लेके चलते हैं, कुछ में क्या होता है NS 1 से 2, मैक्सिमम क्या होगा यही लेके चलते हैं लोग कि S कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा कैसा 1 से 2 होगा, जबकि D में क्या हो सकता है 1 से 10 हो सकता है। ये क्या है D ब्लॉक के तत्वों का कह सकते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके बाह्य कोष का ना, ये बाह्य कोष का सामान्य क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए अब समझते हैं कि इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इस बात को जरा सा हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर संक्रमण तत्व की बात करें और इसकी परिभाषा की बात करें तो याद रखिएगा आज तक कह सकते हैं कि कोई विशेष स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं है, ये कई परिभाषाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने देखा जाए तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या है संक्रमण तत्वों को अलग अलग तरह से परिभाषित किए हैं। कोई भी एक परिभाषा कह सकते हैं संक्रमण तत्वों पर पूरी तरह से सही नहीं बैठता है। अब हम अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि आवर्त सारणी में क्या है संक्रमण तत्व कहाँ है S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच उपस्थित है। तो पहली परिभाषा कुछ ऐसा ही बनता है, क्या बनता है आधुनिक आवर्त सारणी में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्य उपस्थित वे सभी तत्व जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य क्या करते हैं गुण पर प्रदर्शित करते हैं, मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुछ गुण S ब्लॉक का प्रदर्शित करेंगे, कुछ कैसा P ब्लॉक के गुण प्रदर्शित करेंगे। पर याद रखिएगा D ब्लॉक के जितने भी तत्व है ना ये सारे क्या है मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने आप में परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मत क्या है परिभाषा कुछ इस तरह से, कैसा आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनके क्या होते हैं n-1 D कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरा है मतलब क्या होगा D पूरी तरह से नहीं भरा होगा। D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 भर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है इस परिभाषा के हिसाब से D में कितना 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। D में जैसे ही 10 हो जाएगा समझिए
ये डी में क्या होगा, 5 होता है ना इस प्रकार डब्बा, इस प्रकार ये डब्बा 5 होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, आंशिक रूप से भरा है, ये भी आंशिक रूप से भरा, ये भी आंशिक भरा है, ये भी आंशिक भरा है, ये भी आंशिक भरा है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 9 इलेक्ट्रॉनों तक क्या है, आंशिक भरा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 10वां इलेक्ट्रॉन भर जाएगा हम कहेंगे कैसा, डी कक्षक क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो ये परिभाषा कहता है कि जिनके n-1 डी कक्षक, पिछला कोष क्या होगा, पूरी तरह से भरा हुआ है, अरे खाली है, पूरी तरह से भरा हुआ है, वो डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो आंशिक रूप से भरे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो कैसे कहलाएंगे, तो संक्रमण तत्व कहलाएंगे। तो देखिए अपवाद में क्या है, आ जाएगा कैसा, तो 3 तत्व अपवाद में जो 12वां वर्ग में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक मिलेगा जिंक, दूसरा क्या मिलेगा, कैडमियम, और तीसरा क्या मिलेगा, पारा। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 मिलेगा, कैडमियम का कितना मिलेगा, यहाँ पे 48 मिलेगा, और पारा का लगभग क्या मिलता है, 80 मिलता है। अगर देखेंगे ना तो डी क्या होगा, पूरी तरह से इनके भरे होते हैं। यानी इस परिभाषा के अंतर्गत इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, संक्रमण तत्व नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनके डी कोष क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये भी संक्रमण तत्व के अंतर्गत आते हैं, परंतु इस परिभाषा पे क्या होते हैं, पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा ये अपवाद जैसे माने जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि ये परिभाषा भी अपने आप में क्या है, पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। चलिए दोस्तों एक तीसरी परिभाषा भी हम देखते हैं। देखिए तीसरी परिभाषा कहता है क्या, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित वे सभी तत्व जो परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती मतलब एक से अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम चले किधर, नाइट्रोजन की ओर, अगर हम नाइट्रोजन का देखें, ध्यान रखिएगा, तो नाइट्रोजन का आक्सीकरण अवस्था -3 से लेकर कहां, +5 तक होता है। क्या क्या होगा, -3 होता है, -1 होता है ना, -2 भी होता है, ध्यान रखिएगा, -3, -2, -1 कितना, 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, अलग अलग यौगिकों में होता है। अब समझिए ये वास्तव में क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है, परंतु हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसकी आक्सीकरण अवस्था कई हैं। तो ये परिभाषा अपने आप में क्या है, पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं है। क्या है, ये पी ब्लॉक का होने के बाद भी क्या है, ये परिवर्ती आक्सीकरण संख्या या एक से अधिक आक्सीकरण संख्या क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इस परिभाषा को भी हम कह सकते हैं 100% ऑथेंटिक नहीं है ना, कि जो क्या करे, परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करे, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कह सकते हैं। तो देखा जाए ना तो तीनों परिभाषाएं क्या है, अपने आप में सही भी है और थोड़ा बहुत क्या है, कमी भी है। दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर आप परीक्षा में परिभाषा लिखें तो कुछ एक नए तरीके से परिभाषा लिखें, वो परिभाषा क्या होगा, आपके लिए क्या हो, काफी लाभदायक हो। चलिए मैं उस परिभाषा को दिखाता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं, दोनों तीनों परिभाषाओं को मिश्रित करके क्या करें, परीक्षा में परिभाषा लिखें, तो परिभाषा आपके लिए क्या होगा, काफी बेहतर होगा। कैसे लिखेंगे देखिए, ये परिभाषा कह सकते हैं सबसे बेहतर है, जो मिश्रित परिभाषा है, जो बनाया हुआ है। लिख सकते हैं क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य वे तत्व जिनके क्या होते हैं, डी कोष अपूर्ण होते हैं, वह परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। दोनों बातें आ गए, डी कोष अपूर्ण होते हैं, वह कैसा, परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि परिभाषा 100% क्या है, सही है। वास्तव में देखा जाए ना तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने क्या किया, 100% कह सकते हैं टूर पर परिभाषा नहीं दे पाए हैं। कह सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन चलता है, तो हम इस परिभाषा से कह सकते हैं संक्रमण तत्व का काम चला सकते हैं। कुल मिला के संक्रमण तत्व में क्या खासियत क्या हो गई, कि वे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वे एक से अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, और तीसरी बात क्या होता है, इनके डी कोष क्या होते हैं, तो आंशिक रूप से भरे होते हैं। हमने कहा ना कि एक बात 10-12वां वर्ग में क्या है, डी कोष पूर्ण होते हैं, बाद में क्या है, इन तत्वों को भी क्या किया गया है, तो संक्रमण तत्व मान लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं किधर, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। कैसे करेंगे हम जरा समझते हैं। दोस्तों ये है पूरे संक्रमण तत्व, हमने क्या किया, इसका कट करके यहाँ पे रख दिया है। यहां दिख रहा होगा कुल मिला के पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और कैसा, चौथा आवर्त। पहले आवर्त में क्या है, स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर कहा, जिंक 30 पे समाप्त हो रहा है। दूसरे में कहा है, एट्रियम 39 से प्रारंभ हो रहा है और कहा कैडमियम 48 तक पहुंच रहा है।
यानी ये प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। ये कैसा? तृतीय संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। और एक ऐसा चौथा संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। इस तरह से देखा जाए ना तो संक्रमण तत्वों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला जो हम बांटेंगे उसे क्या कहेंगे हम? प्रथम संक्रमण श्रेणी। पहले वाले का क्या नाम देंगे हम? प्रथम संक्रमण श्रेणी। ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसीलिए इसको हम 3D श्रेणी कहते हैं। हमने क्या कहा देखिए, तो ये कहां से? स्कैंडियम 21 से प्रारंभ हुआ और कहां तक? जिंक 30 तक। कुल मिला के कितने तत्व हैं? तो इसमें 10 तत्व क्या है? उपस्थित है। इन्हें कहते हैं हम क्या? प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो ये पहला है। अब अगर देखें आवर्त की बात करें तो किस आवर्त में है? तो हमको मालूम है कि ये चौथे आवर्त से शुरू है। याद रखिएगा, ये किस आवर्त में उपस्थित है? तो चौथे आवर्त में। ऊपर की 3 आवर्तों में क्या है? केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलेगा। तो ये चौथे आवर्त में उपस्थित हैं, जो कहलाते हैं क्या? प्रथम संक्रमण श्रेणी। और कैसा? सीधी सी बात है, इसी को 3D, चूंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3D कक्षक में जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो 3D श्रेणी भी कहते हैं। चलिए दूसरा क्या कर सकते हैं? इसको कैसा वर्ग बांट सकते हैं? तो दूसरा को लिख सकते हैं क्या? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ध्यान रखिएगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाता है, इसीलिए इसको हम 4D श्रेणी भी कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कहां से प्रारंभ हो रहा है? तो ये यूट्रियम 39 से प्रारंभ हो रहा है और कहां? तो कैडमियम 48 तक। इसमें भी कुल कितने आपको? 10 तत्व दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं? तो 4D श्रेणी के तत्व कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार? तो तीसरे को हम कह सकते हैं क्या? तृतीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम? 5D श्रेणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? तो 5D कक्षक में जाता है। आप अगर अनुभव करेंगे, जरा बारीकी से देखिए, इसमें जो होगा ध्यान रखिएगा, इट क्या दिख रहा होगा? लेंथेनम 57, इसके बाद हैफनियम 72। ये जो दिख रहा है ना 58 से 71 तक, ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में क्या है? दोनों वर्गों के बीच के एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? एफ कक्षक में प्रवेश करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लेंथेनम 57 तो आएगा 5D श्रेणी में, इसके बाद सीधे क्या आएगा? हैफनियम 72 आएगा। ये जो दिख रहा है ना 58 से लेकर कहां तक? आपके 71 के तत्व, ये कहां? एफ ब्लॉक को जाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या इसमें? क्या लेंथेनम 57 व क्या लिख सकते हैं? हैफनियम 72 से प्रारंभ होगा और कहां पर? तो मरकरी 80 तक। इसमें भी कुल कितने आपको? 10 तत्व दिखाई देगा। तो ये किस प्रकार संक्रमण श्रेणी के हैं? तो ये तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी के हैं। चलिए चौथा समझते हैं। तो चौथा जो ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या कहेंगे? हम चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या इसी को बोलते हैं क्या? 6D श्रेणी। इसमें आप क्या देखेंगे? एक्टेनियम 89 होगा और इसके बाद क्या होगा? रदरफोर्डियम 104 दिख रहा होगा। एक्टेनियम कहा? 89, इसके बाद कैसा? रदरफोर्डियम 104। यानी 90 से लेकर 103 तक जो क्रमांक के तत्व हैं, कुल 14 तत्व, ये किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कहां से प्रारंभ हुआ है? तो क्या लिखेंगे? एक्टेनियम 89 व कैसा? रदरफोर्डियम कितना? 104 से कहां जाएगा ये? तो अगर देखा जाए ना तो ये 110 तक दिख रहे होंगे। ये क्या है? बनाए हुए तत्व हैं, यूरेनियम की सहायता से बनाए हुए, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या इनको परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि ये कोष वास्तव में क्या है? अपूर्ण है। कुल 10 नहीं कर सकते हैं। क्या है? किसी किताबों में 7 मिलता है, किसी किताबों में 8 मिलता है। ठीक है, ये 2 क्या दिख रहा होगा? ये बनाया गया किसकी सहायता से? यूरेनियम की सहायता से। इसीलिए इसको ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं या परा यूरेनियम तत्व भी क्या होता है? कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों को हम क्या कर सकते हैं? 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कहां? संक्रमण तत्वों के सामान्य अभिलाक्षणिक गुण। और इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या? कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्यों?
यानी एक से अधिक आक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस बात को समझना होगा। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न वही आएगा। इस अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या रहेगा, आक्सीकरण अवस्था। तो हम समझेंगे कि आखिर यह एक से अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो जरा बात को समझिए। देखिए क्या है, अगर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग कि कैसा होता है, NS 1 से 2 या 0 से 2 और N-1 क्या होता है, D 1 to 10 होता है। यानी संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश मतलब NS, ध्यान रखिएगा ये बाह्य कोश है। ध्यान रखिएगा जो N-1D कोश है ना, ये पिछला कोश है, इसको बोलते हैं क्या, उपांत्य कोश। ठीक एक पीछे होता है। यानी बाह्य NS कक्ष में कितना होता है, 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्य कोश में कितना, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नियमानुसार क्या होना चाहिए, इनको +1 और +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहिए। परंतु क्या देखा गया है कि संक्रमण तत्व +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक प्रदर्शित करते हैं। अब आश्चर्य की बात यह होता है कि जब सभी संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में केवल 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल इसको +1 और +2 आक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन यहां क्या है, ये बिना इलेक्ट्रॉन का आखिर ये +1 से +7 आक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित कर देता है, यानी एक से अधिक कैसे संयोजकता प्रदर्शित करता है, या एक से अधिक कैसे परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, यही प्रश्न यहां कह सकते हैं पूछा गया है। तो इसकी जवाब को जरा समझिए। देखिए हमको मालूम है कि संक्रमण तत्व जो होता है उसके बाह्य कोश कौन सा है, तो हमको मालूम है NS कक्षक है, यही है ना। और पिछला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, उपांत्य कोश, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, N-1D कक्षक। अब दोनों में समझिए क्या देखा गया है कि इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर पाया जाता है। संक्रमण तत्वों का जब बाह्य NS कक्षक और उपांत्य कोश का जो क्या है N-1D कक्षक, इनकी ऊर्जा स्तर में क्या होती है, बहुत कम अंतर पाया जाता है। इसीलिए क्या देखा गया है कि NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, रासायनिक बंध में भाग लेते ही हैं। इसके साथ क्या देखा गया है कि इस N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं ये रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। तो हमको मालूम है कि N-1D कक्षक में क्या होता है, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास कितना होता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इनके इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध में भाग लेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, निश्चित है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, तो मैक्सिमम कहां तक, +7 आक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका जवाब यही है। अगर प्रश्न आए कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती आक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो जवाब वही है कि संक्रमण तत्वों का जो बाह्य NS कक्षक है और उसके उपांत्य कोश का या पिछले कोश का जो N-1D कक्षक है, इनकी एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, बहुत कम अंतर पाया जाता है। फलस्वरूप उपांत्य कोश या N-1D कक्षक भी जो क्या होता है, बाह्य कोश के समान ही कार्य करता है। यानी इस कक्षक N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, तो रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। जैसे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वैसे N-1D कक्षक का इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, भाग लेता है। इसीलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, एक से अधिक या परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यही जवाब हो गया। उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। लगभग कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। हालांकि देखा जाए ना तो अपवाद में 2 आएंगे, 3 आएंगे। क्या क्या आएंगे, जिंक ये अपवाद में है क्योंकि डी कोष बढ़ा, जिंक, कैडमियम और क्या, पारा। ध्यान रखिएगा इनके गलनांक क्वथनांक क्या होता है, काफी कम होता है। मरकरी तो आपको मालूम है पारा की सामान्य ताप पे क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है, तो इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। हमको मालूम है कि इनका डी केस क्या होता है, भरा होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि इनको संक्रमण तत्व गिना जाए कि नहीं गिना जाए, ये शंका बना रहता है।
तो खैर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं क्यों? जवाब क्या होगा जरा समझिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर आप एस ब्लॉक तत्वों की ओर चलेंगे तो जनरली एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कुछ आयनिक भी बनाते हैं, कुछ सहसंयोजक भी बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उप सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। ठीक है। लेकिन बंध कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा, वो चाहे आयनिक बनाए, सहसंयोजक बंध बनाए, उप संयोजक। इसकी बात क्यों कर रहा हूं जरा समझिए। संक्रमण तत्वों में हमने क्या कहा था कि जो बाह्य जो होता है एनएस कक्षक, बाह्य क्या, एनएस कक्षक, ये भी रासायनिक बंध में भाग लेता है। और दूसरा हमने क्या बताया था, उपांत्य कोष का जो क्या है N-1D कक्षक, ये भी रासायनिक बंध में भाग लेता है। जरा समझिए क्या देखा गया यहां पे कि जो बाह्य कोष या संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या बनाता है, धात्विक बंध बनाता है। जो बाह्य क्या है एनएस कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। और जो उपांत्य कोष का होता है क्या, N-1D कक्षक, ये क्या करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी संक्रमण तत्व दो प्रकार के बंध बनाते हैं। एक क्या होता है, बाह्य कोष या संयोजी कोष जो एनएस कक्षक होते हैं के इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, साझे से क्या बनाते हैं, यहां पे धात्विक बंध बनाते हैं। और दूसरा हमने क्या बताया, उपांत्य कोष N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। यानी कुल मिलाकर संक्रमण तत्व एक साथ दो प्रकार का बंध बनाता है। हमने क्या कहा, एस कक्षक केवल एक ही बंध बनाएगा, पी कक्षक भी केवल एक ही बंध बनाएगा, भले वो आयनिक बनाए, सहसंयोजक बंध बनाए या उप सहसंयोजक बंध बनाए। लेकिन संक्रमण तत्व जो होते हैं दो बंध एक साथ बनाते हैं, एक धात्विक बंध भी बनाते हैं और दूसरा क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सीधी सी बात है, जब दो प्रकार का बंध बनाएंगे तो हम कह सकते हैं यहां पे बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, बहुत उच्च होगा। और सीधी सी बात है, इनके बंधों को तोड़ने के लिए क्या होगी, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से जब ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो हम कह सकते हैं कि इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, काफी उच्च होते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, लिख सकते हैं क्या, सीधी सी बात है कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक उच्च या 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इसका मुख्य कारण निम्न है, नंबर 1 कि इनके बाह्य कोष कैसा, एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना कैसा, धात्विक बंध, और नंबर 2 कैसा, उपांत्य कोष या N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना कैसा, सहसंयोजक बंध। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में दो प्रकार के बंध होने के कारण संक्रमण तत्वों में बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत उच्च हो जाता है। और इसी बंधन ऊर्जा का मान उच्च होने के कारण संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। दोस्तों यही एक ऐसा दूसरे प्रश्न का जवाब, उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं किधर, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व अच्छी अपचायक नहीं होते हैं क्यों, या नहीं है क्यों, अच्छी अपचायक क्यों नहीं है, तो जरा समझना होगा। दोस्तों कुछ बातों को हम पहले समझ लें, तभी समझ में आएगा क्या है अपचायक। देखिए होता क्या है ना, आप जब ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जैसे मान लीजिए NaCl, इसको समझिए जरा सा, NaCl को अगर हम लें तो NaCl में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, इसीलिए इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। इसका होता है क्या, ऑक्सीकरण होता है, और इसका क्या होता है, अपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। अब समझिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, वास्तव में वो क्या कहलाएगा, यहां पे अपचायक कहलाता है, क्योंकि इसके कारण ही इसका अपचयन हुआ। जिसके कारण दूसरे का अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा।
और ध्यान रखिएगा इसके कारण इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसीलिए क्या कहलाता है ये ऑक्सीकारक। मतलब जो भाग ऑक्सीकारक मतलब जिसके चलते ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक। यानी जो पदार्थ अपचयित होता है वास्तव में वही ऑक्सीकारक होता है, और जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वास्तव में क्या होता है वो अपचायक होता है। अब जरा समझिए, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दाता है इसलिए अपचायक है, तो धातुएं भी क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन केवल देने वाले होते हैं तो वो अपचायक होते हैं। अब देखा गया है ना कि सोडियम बहुत अच्छा अपचायक होता है। जो प्रथम वर्ग के एस ब्लॉक के तत्व हैं, जो प्रथम वर्ग और कैसा दूसरे वर्ग, ये दोनों ही क्या होते हैं बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। लेकिन यहाँ डी ब्लॉक के तत्व देखा गया है, संक्रमण तत्व जो देखा गया है वो अच्छे अपचायक नहीं होते हैं। तो जवाब क्या होना चाहिए जरा समझिए, देखते हैं इसको। क्या देखा गया है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है, इसकी अपचायक क्षमता किस पर निर्भर करेगा, तो ध्यान रखिएगा अपचायक क्षमता जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यानी जो जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वह उतना अच्छा क्या होगा अपचायक होगा। सोडियम के बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बड़ी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए तो क्या है बहुत अच्छा अपचायक है। तो हम कह सकते हैं किसी धातु की अपचायक क्षमता उसके इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैसा उसकी आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, संक्रमण तत्वों में क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है बहुत कम होती है। क्या होती है प्रवृत्ति बहुत कम होती है। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा का मान, इनके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है अति उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। संक्रमण तत्वों का जो होता है आयनन ऊर्जा का मान वो क्या होता है पर्याप्त या बहुत उच्च होता है। इसीलिए क्या है ना उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए क्या होती है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो अच्छे से शीघ्रता से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व क्या है बहुत अच्छे अपचायक नहीं होते हैं। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, सीधी सी बात, एक लाइन का जवाब क्या होगा कि किसी भी धातु की अपचायक क्षमता उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है। ठीक है, फलस्वरूप इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है बहुत कम होती है। इसीलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं अच्छे अपचायक नहीं होते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये तीसरे प्रश्न का जवाब भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। देखिए उत्प्रेरक जो क्या करे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे। जनरली हम लोग क्या करते हैं बढ़ाने से लेते हैं। ध्यान रखिएगा उत्प्रेरक क्रिया की दर को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम उत्प्रेरक चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है जो बढ़ाए। ध्यान रखिएगा संक्रमण तत्व जो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं उसका 2 कारण होता है। नंबर 1, एक तो संक्रमण तत्वों की बाह्य कोश पर क्या होती है मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है इनका डी कोश हमको मालूम है कैसा होता है अपूर्ण होता है, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सिंगल होते हैं अयुग्मित होते हैं। जब डी कोश क्या होगा अपूर्ण होगा तो सीधी सी बात है उनमें बहुत सारे मुक्त संयोजकताएं होंगी। दूसरा बात क्या है ना कि ये क्या करता है बहुत अधिक जगह प्रदान करता है स्थान। संक्रमण तत्व क्या करेगा बहुत जगह स्थान प्रदान करेगा। देखिए होता क्या है अगर मान लीजिए क्या है संक्रमण तत्व है, जनरली होता क्या है ना कि संक्रमण तत्वों को कैसे करते हैं बारीक उत्प्रेरक के लिए क्या करते हैं बारीक चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है इनकी सतह पर बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इनका डी कोश क्या होता है पूर्ण होता है। तो करते क्या है और साथ में क्या हमने कहा ये स्थान प्रदान करते हैं। होता क्या है ना कि संक्रमण तत्व जो अभिकारक के अणु है उनको अपनी सतह पर क्या करता है अधिशोषित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इस प्रकार ये इकट्ठा कर लेगा और ये बताया ना मुक्त संयोजकता, ध्यान रखिएगा इस मुक्त संयोजकता के साथ क्या करता है ये अस्थायी बंध बना लेता है, बांध लेगा। इसी की सहायता से क्या करता है सत्ता पे इकट्ठा करता है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि यहाँ पे स्थान प्रदान करता है, पर्याप्त जगह प्रदान करता है।
जिसके पास मुक्त संयोजकताएं होगी वहां पे जगह भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। फलस्वरूप क्या हो देखा गया है कि यहाँ पे अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किसका अणु बात कर रहे हैं हम, ये अभिकारक के अणु बढ़ने से सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होती है, बहुत तेजी से होना प्रारंभ हो जाता है। ये मुख्य रूप से कैसा, संक्रमण तत्व के अच्छे उत्प्रेरक कारण। क्या लिखेंगे जब आप, कि संक्रमण तत्वों की सतह पर क्या होती है, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है, ये अभिकारक के अणुओं को अस्थायी रूप से क्या करते हैं, अपनी सतह पर बांधकर एकत्र कर लेते हैं। फलस्वरूप संक्रमण तत्वों की सतह पर क्या होता है, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ने से और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ सांद्रता बढ़ने से क्या होगा, सीधी सी बात है, अभिकारक अणु आपस में क्या होते हैं, तेजी से टकराते हैं और बहुत जल्दी क्या होते हैं, उत्पाद में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसका मुख्य कारण निम्न है। नंबर 1, संक्रमण तत्व क्या होता है कि सतह पर क्या होता है, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से अभिकारक अणुओं के साथ क्या करता है, अस्थायी संयोग कर लेता है या बंध बना लेता है। साथ ही संक्रमण तत्व जो होते हैं वो अभिकारक के अणुओं के लिए क्या करते हैं, आवश्यक सतह प्रदान करते हैं। ये अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर क्या करते हैं, सरलता से अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, साथ ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप बहुत बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। बस यही था चौथा प्रश्न, कैसा, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों के कई यौगिक ठोस अवस्था में अथवा जलीय विलयन में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अधिकतर यौगिक देखा गया है ना, ठोस अवस्था हो चाहे इनका जलीय विलयन हो, कैसा होता है, रंगीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब क्या होगा समझिए। देखिए क्या है ना, संक्रमण तत्वों का रंगीन होने का मेन कारण क्या है, इनके डी कक्षक का कैसा, अपूर्ण होना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर जिनका डी कोष क्या होगा, पूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, वो सदैव कैसा होगा, रंगहीन होगा। हाँ, जिनके भी डी कक्षक क्या होंगे, अपूर्ण होंगे, वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के अधिकतर यौगिक जो रंगीन होते हैं जलीय विलयन में चाहे ठोस अवस्था में, उसका मुख्य कारण क्या है, डी कोष का अपूर्ण होना। चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, इस चार्ट से आप समझिए, फिर कारण समझते हैं क्या होता है। एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। यहां देखिए स्कैंडियम 3+ में क्या है, 3d 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, मतलब क्या दिख रहा है, रंगीन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 मतलब क्या है, पूर्ण कक्षक भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाया गया है। जहां भी 0 दिख रहा होगा वो सारे कैसे होंगे, रंगीन होंगे, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 होगा वो सारे क्या होंगे, रंगीन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर संक्रमण तत्वों के डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, तो कैसे होंगे उनके यौगिक या आयन कैसे होंगे, रंगीन होंगे। लेकिन अगर डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या होगा, भरा होगा, तो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अब समझते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए इसका मुख्य कारण समझिए, डी में हमको मालूम है कि 5 उपकक्षक होते हैं। इस प्रकार 5 कक्षक होंगे डी के। क्या देखा गया है ना कि इन सभी कक्षकों की ऊर्जा एक्यूरेट बराबर नहीं होता है। इनमें क्या होता है, कक्षकों की ऊर्जा इस प्रकार 2 तरह से होता है, एक उच्च वाला होगा, दूसरा कैसा, निम्न वाला। 2 कक्षक ध्यान रखिएगा इसमें उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, जिसमें एक पहला क्या होता है, डी x² माइनस y², और एक होता है क्या, dz²। ये क्या है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक है। बाकी जो 3 कक्षक इसके होते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, जिनमें क्या होगा, dxy, dyz और d कैसा, xz। इन क्या है, ऊर्जा में अंतर होता है। समझिए, अगर मान लीजिए इनके डी कोष में क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है, अपूर्ण है कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ही है। और क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनों, ध्यान रखिएगा, जो कक्षकों की ऊर्जा में भी ध्यान रखिएगा कम अंतर पाया जाता है ना, ये ऊर्जा में क्या होता है, कम अंतर पाया जाता है।
ये इस तरह से व्यवस्था मतलब कह सकते इतना कम ऊर्जा अंतर रहता है कि जैसी अगर इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या मिले, दृश्य प्रकाश मिले, वो तुरंत क्या करता है, ग्रहण करके यहां पहुंच जाएंगे। इस कक्षक से कहां पहुंच जाएगा, ऊपर में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन था, इसको दृश्य प्रकाश लिया, तो ये दृश्य प्रकार का ध्यान रखिएगा, रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, लेकिन क्या करेगा, विशिष्ट रंग को लेकर कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा अवशोषित करके। मान लीजिए अगर हरे रंग को अवशोषित करके यहां पहुंचा है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, इधर आएगा, तो फिर से क्या करेगा, ये ऊर्जा को मुक्त करेगा। और जैसी ऊर्जा को मुक्त करेगा तो जिस रंग को अवशोषित किया था उसी रंग को क्या करता है, त्याग करता है, जिससे क्या होगा, ये रंगीन दिखाई देगा। अगर ये हरे रंग को अवशोषित करके यहां जाता है तो वापस आने पे क्या होगा, हरा रंग उत्सर्जित करेगा। अगर ये बैगनी रंग को अवशोषित करके ऊपर जाता है तो वापस आते समय क्या होगा, सीधी सी बात है, तो बैगनी रंग का उत्सर्जन करेगा। तो अगर प्रश्न आएगा कि संक्रमण तत्वों की कई यौगिक ठोस अवस्था अथवा जलीय विलयन में रंगीन क्यों होते हैं, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं सीधी सी बात है कि संक्रमण तत्वों के अधिकतर यौगिक ठोस अवस्था में अथवा जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। इसका मुख्य कारण है डी कक्षक का कैसा, अपूर्ण होना, या डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। हम कह सकते हैं, आगे लिखेंगे क्या, कि डी कक्षक में जो उनके उप कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाओं में क्या होती है, बहुत कम अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, अगर क्या है इनके डी कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे इनको ऊर्जा प्राप्त होता है, ये कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से क्या होते हैं, है ना, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके ये कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से किधर, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों की ओर क्या होते हैं, कूद जाते हैं। और जब ये वापस क्या होते हैं, अपने कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में आते हैं, तो ये विशिष्ट रंगों का क्या करते हैं, वो सृजन करते हैं। और जो विशिष्ट रंग क्या होता है, वो सर्जित करेगा, वही रंग क्या होगा, दिखाई देगा। फलस्वरूप संक्रमण तत्वों के अधिकतर यौगिक और आयन कैसा दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देते हैं। यही मुख्य रूप से कैसा, संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का मुख्य कारण। कैसा, डी कक्षकों की ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर पाया जाना, और इतना कम अंतर पाया जाना कि ये केवल क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश के विशिष्ट रंगों को ही अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रश्न का जवाब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स या कोई दिक्कत रह गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, सीधी सी बात लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसकी जवाब और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों को सब्सक्राइब करने जरूर कहेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, ओके, थैंक यू।